दफा एक सीबीआई के नोटिस आने शुरू हुए हैं, क्या आपको कारण लगते हैं? क्या आपको लगता है कि 2024 को देखते हुए बीजेपी सीबीआई का दुरुपयोग शुरू कर रही है? देखिए, क्योंकि ये घटना 2016 की थी और उस समय क्योंकि एक किसी भी कदम का या किसी भी काम का एक महत्व होता है और एक समय होता है। तो 2016 में तो क्योंकि उस समय हरीश रावत जी के कांग्रेस की सरकार के खिलाफ हम लोग सब लोग खिलाफ खड़े हुए थे, तो उस समय एक एपिसोड हुआ और समय रहते हुए वो, वैसे तो आज क्योंकि 8 साल के आसपास हो गया इस सारी घटना को, उस समय मैंने हाई कोर्ट में भी किया था और जब उस समय सीबीआई से भी बातचीत हुई थी तो उन्होंने कहा कि भाई सीबीआई भी उस समय इस मामले में बहुत, क्योंकि हाई कोर्ट में भी चला, फिर सुप्रीम कोर्ट में भी गया, हरीश रावत जी की उसमें की कांग्रेस सरकार दोबारा बहाल हो गई, राष्ट्रपति शासन समाप्त हो गया। तो जिस मुद्दे पर, जिस स्ट्रिंग को लेकर सरकार प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा था और उसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति शासन समाप्त करने का निर्णय लिया और प्रदेश में फिर से सरकार बहाल हो गई। तो मैं सोचता हूँ उस बात का कोई महत्व इसलिए नहीं रह गया कि जिस मुद्दे पर राष्ट्रपति शासन लगा, केंद्र सरकार ने उस समय राष्ट्रपति शासन लगाया और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सारे तथ्यों को देखते हुए उसमें के LRB जो भारत सरकार के तुषार मेहता हैं, वो भी सम्मिलित हुए थे, सुप्रीम कोर्ट में खड़े हुए थे भारत सरकार की ओर से, लेकिन इसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार को बहाल कर दिया, राष्ट्रपति शासन समाप्त कर दिया। तो अब मुझे बीच में फिर एक बार हाई कोर्ट ने उस पर कोई बात की थी, उसमें मैं भारतीय जनता पार्टी में ही था, तो मैंने अपने वकीलों से कहा था, क्योंकि मेरे तुषार मेहता जी ने उस समय और उसमें विजय बहुना जी ने उसमें मेरे से आवेदन करवाया था कोर्ट में, माननीय हाई कोर्ट में। तो मैंने अपने वकीलों से बातचीत की थी उस समय, तो उन्होंने कहा था कि भाई इसको वापस भी ले सकते हैं और अगर आप इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो ये अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन अचानक फिर मेरी अमित शाह जी से भी उस समय मुलाकात हुई थी और मैंने उनसे कहा कि भाई मैंने आवेदन किया था, मैंने सीबीआई जांच की मांग की थी राज्यपाल से और राज्यपाल ने सिफारिश की थी सीबीआई की जांच की और मैंने हाई कोर्ट में आवेदन किया था और मुझको ही आपने चार्जशीट में सीबीआई ने मेरे नाम भी उसमें डाल दिया, तो ये तो उचित नहीं है। तो उस समय माननीय अमित शाह जी ने मुझसे कहा था कि इस मामले को मैं जल्दी सॉर्ट आउट कर लूँगा। तो मैंने सोचा कि उन्होंने मुझसे वायदा किया था कि 1 महीने के अंदर, उसमें मैं मंत्री था भाजपा सरकार में, और उन्होंने मुझसे वायदा किया था कि 1 महीने के अंदर मैं इसमें सॉर्ट आउट कर दूँगा इसको, क्योंकि अब इसका कोई महत्व नहीं रह गया। लेकिन मैं अचानक कल जब मीडिया में मैंने देखा कि सीबीआई ने उसमें आगे वो किया है, तो मैं नहीं समझ रहा हूँ कि ये इसका क्या दृष्टिकोण है, और मैं वकीलों से बातचीत करूँगा, अपने वकील से बातचीत करूँगा और उसके बाद इसमें कोई आगे कदम हम उठाएंगे। क्या आप मैंने कहा नहीं कि अगर केस वापस लेने की आवश्यकता पड़ेगी तो मैं केस वापस ले सकता हूँ, क्योंकि अब कोई औचित्य नहीं रह गया उस समय जिस बात को लेकर। और उसके बाद दोनों अदालत, सुप्रीम कोर्ट में गया ये मामला, सुप्रीम कोर्ट से सरकार बहाल हो गई, ये जनता की अदालत में गया 2017 में, उसमें हरीश रावत जी की सरकार नहीं आ पाई। तो सुप्रीम कोर्ट जो देश की सबसे बड़ी अदालत है उसमें भी मामला जा चुका है, जनता की अदालत में जा चुका है। अब इसके बाद मैं नहीं समझता हूँ कि इस मामले का कोई अब अर्थ है। ये तो गड़े मुर्दे ज़बरदस्ती उखाड़ने वाली बात है और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अब इसका क्या औचित्य है। क्या आपको लगता है कि क्योंकि कांग्रेस का आज भी आरोप है कि जो 9-10 विधायक गए थे वो भी खरीदे
देखिए, क्या उन्हीं पर्दों को खोलने की मैं बात आप कर रहे हैं? मैं एक चीज़ बहुत साफ कहूँगा, मैं आगे कहूँगा, अभी जल्दबाजी है इसमें कुछ कहना। अ, लेकिन जो हरीश साहब जो स्टिंग हुआ था, मैं उस स्टिंग से भी बिल्कुल, ये ठीक है कि उसमें मेरा नाम आया, मेरे से बातचीत हुई, लेकिन ये स्टिंग हो रहा है, मैं इससे बिल्कुल अज्ञान था। मेरी जानकारी में ये नहीं था कि ये स्टिंग हो रहा है। मतलब जो कड़वी सच्चाई है वो ये है कि जब पहले दिन उमेश जी का मुझको फ़ोन आया कि भाई आप अकेले में हो, मैंने कहा नहीं, मेरे साथ सारे विधायक, उमेश, शैला रानी, सारे लोग बैठे हैं, पर चैंपियन बैठे हैं, सारे लोग बैठे हैं। कह रहे नहीं, अलग से जरा बातचीत करिए। तो मैंने फिर मैं अपने रूम से, अपने कॉटेज से मैं नीचे सड़क पे आ गया, आंगन में टहलने लगा। तो कहने हरीश साहब जी बात करेंगे। मैंने कहा यार मेरी क्यों बात करा रहा हरीश साहब जी से, मेरा अब इतना पानी आगे बैठ चुका है कि अब हरीश साहब जी से मैं क्या बात करूँगा। मैंने कल नहीं, वो लाइन पे है। अब उन्होंने बात करा दी मुझसे, आधा घंटा मेरी टहलते हुए उनसे बातचीत हुई। फिर मैंने हरीश साहब जी कहने लगे भाई क्यों नाराजी है, तो मैंने कहा भाई आपने मेरे को बार बार जलील किया। मैंने कहा आप मेरे विरोधियों को, जो मेरे खिलाफ कुछ बोलता था उसको आप राजनीतिक रूप से संरक्षण देते थे, प्रशासनिक रूप से सरकार संरक्षण देती थी। तो मैंने बहुत सारे कारण हैं। मैंने कहा आपसे मेरी 4 घंटा बातचीत हुई थी, और मैंने जो मंडी FL2 का काम करती है उसको लेकर कहा था कि भाई इससे मेरी बदनामी हो रही है, क्योंकि कृषि मंत्री में हूँ, लोग कह रहे हैं कि घटिया शराब आप पिला रहे हो, जबकि मुझे इस सारे एपिसोड में कोई मालूम नहीं था। तो मैंने, आपने मुझसे वायदा किया था कि नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। मैंने कहा आपने सुरेंद्र राकेश जी के डेथ के बाद आपने समाज कल्याण सुरेंद्र सिंह नेगी को दे दिया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपने मुझसे कहा था कि मैं आपको विभाग दूंगा, और आप पौड़ी जिले में कोई बड़े कार्यक्रम हो रहा है, कोई उद्घाटन हो रहे हैं, तो आप बजाय मुझको, या रुद्रप्रयाग जिले, चमोली जिले में, आप बजाय मुझे बुलाने के, मेरे मुकाबले दूसरे लोगों को प्रशय देकर राजनीतिक रूप से संरक्षण दे रहे हो, जिससे मेरी राजनीति को कम किया जा सके या मेरे छवि को कम किया जा सके। तो ये सारी बातचीतें मैंने हरीश साहब जैसे फ़ोन पे बात करी, तो बातचीत हो गई। दूसरे दिन सुबह अचानक 9:30 के आसपास फिर उमेश का मुझे फ़ोन आता है। अब कह रहे हरीश साहब जी बात करेंगे। अब मैं एकदम सकपका गया। अब मुझे ये नहीं मालूम था कि फिर वो मतलब फ़ोन कॉन्फ्रेंस में बात कर रहे हैं, या हरीश साहब जी दिल्ली आए हैं, या उमेश जी देहरादून गए, ये मुझे नहीं मालूम था। तो दूसरी तरफ से हरीश साहब जी ने सीधे, जो आपने स्टिंग में भी देखा है, हरीश साहब जी सीधे मुझसे कहते हैं यार तुम बड़े सस्ते में छूट गए। अब एक पॉलिटिकल आदमी, वो भी मुझ जैसा पॉलिटिकल आदमी जो इतने साल मंत्री रहा हो, वो सस्ते का मतलब ये तो नहीं सोचेगा कि पैसे की बात तो नहीं सोचेगा। मैंने सोचा शायद डिप्टी चीफ मिनिस्टर के बजाय कुछ विभागों की बात इसने की होगी, और इसलिए हरीश साहब जी कह रहे हैं कि तुम सस्ते में छूट गए। हरीश साहब जी कहते हैं सस्ते में छूट गए। मैंने कहा नहीं भाई साहब, ऐसे कोई बात नहीं। इतनी बात हुई, जो आप स्टिंग में भी जितना मेरा देखते हैं कि जब मुझसे फ़ोन पर बात करते हैं कि भाई आप बड़े सस्ते में छूट गए, और मैं तो बहुत ज़्यादा वो कर रहा था। मैंने कहा नहीं भाई साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। अब उसके बाद जैसे स्टिंग ये बातचीत हुई, आधा घंटा बाद फिर उमेश का मुझको फ़ोन आता है, और उमेश मुझे फिर कहते हैं कि यार रावत जी, मेरे राज्यसभा सीट तैयार रखो। तो मैं चौंका। मैंने कहा राज्यसभा तुम्हारे लिए क्यों राज्यसभा सीट रखेंगे? कह रहे नहीं, काम हो गया। अब फिर भी मेरी समझ में नहीं आया। उसके अगले दिन जब दिल्ली में प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मुझे, जहाँ हम ठहरे थे गुड़गांव में, मुझे कहा गया कि विजय बहुगुणा जी, मुझे फ़ोन आया कि विजय बहुगुणा जी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको वहाँ पहुँचना है। जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारा नेशनल मीडिया खड़ा था। अब वहाँ साकेत बहुगुणा थे, कुछ विधायक, शैला रानी वगैरह मेरे साथ थे, उमेश काऊ मेरे साथ गए थे, चैंपियन और सिंघल जी सब विधायक थे, साकेत बहुगुणा थे। अब
मुझे नहीं मालूम कि ये किस विजय भवन, मुझे मैंने कहा भी विजय भवन जी कहाँ है, कहले अभी आ रहे हैं। अचानक साकेत भवन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित करनी शुरू करी और प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित की और ये कहा कि अब स्टिंग देखो। तो मुझे तब जाके मालूम हुआ कि जो हरीश राव जी से उमेश जी ने मेरी बात कराई थी वो स्टिंग था, उसकी रिकॉर्डिंग की गई और उसकी रिकॉर्डिंग देहरादून में की गई। क्योंकि जब मैंने प्रेस के सामने उसको साकेत भवना जी ने जब उसको पूरे स्टिंग को दिखाया तब मुझे जानकारी हुई कि ये तो स्टिंग था। फिर साकेत भवना जी ने अचानक पूरे स्टिंग देखने के बाद मुझको मेरी तरफ कह दिया कि अब हरक सिंह जी संबोधित करेंगे। अब अचानक कोई व्यक्ति मीडिया प्रेस के सामने कहा जाए, अब मैंने जो स्टिंग में देखा था मैंने वही कहा फिर प्रेस से कि मैंने कहा भाई ये लोकतंत्र की हत्या है, लोकतंत्र में खरीद फरोख्त नहीं होनी चाहिए विधायकों की, और वो सही भी था। बस मुझे सिर्फ इतनी जानकारी थी। और आज उसके बाद ये सारा एपिसोड तो सारी दुनिया को मालूम है। फिर मदन, मैं आज आपको कड़वी सच्चाई कह रहा हूँ, मैंने मदन बिज से अभी कश्मीर में भी कहा, वो मुझ पर बहुत नाराज थे। मैं उससे नाराज जरूर था, मदन बिज से। क्यों इसलिए नाराज था कि ये जो सारा एपिसोड हुआ है हम हरीश राव जी के खिलाफ हुए, उसमें 90% भूमिका मदन बिष्ट की। क्योंकि मदन बिष्ट ने एक दिन सुबोध उनियाल जी और मुझको अपने घर पे बुलाया और ये कहा कि मैं 6 महीने से हरीश राव जी के यहाँ नहीं जा रहा हूं, मैं तो बिल्कुल कह के आया हूं, मैं कभी तेरा मुंह नहीं देखूंगा और मैं 6 महीने से नहीं जा रहा हूं और आप भी मेरा साथ दो। अब मैं तो पक्का इस मामले में जुबान का पक्का हूं, ये लोग तो मंत्री नहीं थे, मैं तो मंत्री था, लेकिन मैं यारों का यार हूं। मदन बिष्ट को टिकट मैंने दिलवाया, लड़के टिकट दिलाया एमएलए के 2012 में। इसलिए मदन बिष्ट की पीड़ा को देखते हुए मैंने फिर मन बना लिया कि नहीं, अब मदन बिष्ट के कारण हम एक निर्णय लेते हैं। और अगला आदमी एक दिन फिर मुझे अपने घर पे बुलाया जब हमने ये सारे एपिसोड विधानसभा के अंदर शोर शराबा हो गया था। फिर उसने मुझे अपने घर पे बुलाया, राजकुमार था, विजयपाल सजमान था, और उसने मुझसे कहा रावत जी कल हम 11 बजे के आसपास किसी होटल में आपको बुलाएंगे। अब मैंने सोचा कहीं ऐसा ना हो भाई जो मरे क्या ना करे, इतना बड़ा जंग चल रही थी, मैंने सोचा कहीं ऐसा ना हो ये मुझे बुलाया, मुझे आने में यमुना कॉलोनी से वहां होटल में जाने में देर हो जाए, और मैं सुबह ही 10 बजे गाड़ी में जो है राजपुर रोड पहुंच गया। अब मैं आधा घंटा यहाँ गाड़ी में खड़ा बैठा हूँ, फिर लोग सोचेंगे ये गाड़ी क्यों खड़ी है, फिर मैं आधा घंटा फिर 1 घंटा और झारखंड की तरफ गाड़ी बढ़ा दे रहा हूँ। मैं मदन बिष्ट को फोन कर रहा हूँ, वो कह रहा मैं अभी थोड़ी देर में जो है आपको फोन करता हूँ होटल जाके। 2 बजे तक मैं 10 बजे से लेकर 2 बजे तक मैं राजपुर रोड के होटलों सड़क पे जगह जगह खड़ा रहा, गाड़ी में बैठा रहा। 2 बजे मुझे किसी ने फोन करके कहा कि मदन बिष्ट तो बीजापुर के साउथ में हरीश राव जी क्या चले गए। इस बात को लेकर मैं उससे नाराज था। मैंने ये बात विजय वर्गीय को कही। विजय वर्गीय जी ने मुझको कहा कि अब मदन बिष्ट के एपिसोड पर आप मत काम करो, आप मत बातचीत करना उनसे, हम दिल्ली से उनसे बातचीत कर रहे हैं। तो मैंने बातचीत करनी बंद कर दी। 5-6 दिन बाद एक दिन अचानक मदन बिष्ट का मुझको फोन आया कि हरक सिंह जी आप कहाँ? मैंने कहा मैं दिल्ली अपने घर पे हूं, कि मैं आ रहा हूं मिलने के लिए। क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय जी ने और ये जो सेंट्रल मिनिस्टर है, क्या नाम इसका, जो वित्त मंत्री है अभी, नहीं वो अभी नहीं, बिना वो जो गुप्ता है, क्या गोयल, क्या नाम, नहीं, उन्होंने मुझसे कहा था, पीयूष गोयल जी ने मुझसे कहा था
कि अब मदन बिष्ट के मामले में आप बात नहीं करेंगे। तो इसलिए मैंने कैलाश विजयवर्गीय को फोन किया कि मैंने कहा भाई साहब मदन बिष्ट जी मेरे घर पे मिलने के लिए आ रहे हैं, मुझे उनसे बातचीत करनी है कि नहीं करनी। मैंने जब कैलाश विजयवर्गीय को ये कहा, मदन बिष्ट को एयरपोर्ट से मेरे घर में आने में टाइम लग गया। मैं फटाफट नहाया धोया और जब तक मैं तैयार होके तब तक मेरे घर पे वो जो जिसने फिर उमेश के खिलाफ बगावत कर दी थी, क्या नाम है उसका पत्रकार, एक मोटा सा है, जो त्रिवेंद्र राव जी के साथ मिल गया था, जो गौड़, आयुष गौड़ है, आयुष गौड़। बेल बजी तो मैंने सोचा मदन बिष्ट आ गया, तो देखा आयुष गौड़ आया मेरे घर पे। तो मैंने आयुष गौड़ को कहा भाई तुम कैसे आ गए? कहले मुझे उमेश जी ने भेजा है। तो मैंने कहा उमेश जी कहाँ है? कहले वो बंबई में है। कैलाश विजयवर्गीय ने उमेश को फोन किया, उमेश ने आयुष गौड़ को मेरे घर भेज दिया कि वो आपकी बातचीत का हिस्ट्री करना है। तो मैंने आयुष को कहा कि मैं अपने मोबाइल पे रिकॉर्डिंग करूंगा, अपने मोबाइल पे मुझे वॉल्यूम रिकॉर्डिंग करना आता था, मैं वॉल्यूम रिकॉर्डिंग कर लूंगा। तो जो मैं संभल के बातचीत कर रहा हूं वो इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरे को मालूम था कि मैं मेरे मोबाइल पे ये रिकॉर्डिंग हो रही है। मदन बिष्ट जी जब आए तो वो कई बार मेरे घर आए थे, लेकिन उस दिन वो क्योंकि टैक्सी से आए तो कहने यार मुझे एड्रेस नहीं मिल रहा है। तो मैं बालकोनी में उनको बताने के लिए, बालकोनी में ये बताने के लिए कि कहाँ पे हो तुम, तो मैंने कहा तुम कैसे हो? कि टैक्सी से हो। वो मेरे सामने आगे निकल गया। फिर मैंने उससे कहा भाई तुम यस बैंक से वापस हो। ये 15-20 मिनट मुझे बालकोनी में मदन बिष्ट से फोन लाइन पे बातचीत करते हुए अपने घर का एड्रेस बताने में लग गया। इस बीच आयुष गौड़ ने कोई कैमरा फिक्स कर दिया, वीडियो कैमरा। तो जब मैं तो संभल के मदन बिष्ट से इसलिए बात कर रहा हूं कि मेरे मोबाइल पे हम वॉल्यूम रिकॉर्डिंग कर रहा हूं मैं। तो जब बातचीत हो गई, मदन बिष्ट चाय वगैरह पीने के बाद मैं उसको सीढ़ियों तक छोड़ने गया। मैं जब सीढ़ियों से छोड़ कर आया उसको, तो ये कैमरा निकाल रहा था आयुष को। मैंने इससे कहा ये क्या है? क्योंकि जब ये मदन बिष्ट आया मेरे घर पे तो मैंने इससे कहा भाई तुम मत रहना यहाँ, तो वो दूसरे कमरे में बैठ गया था। तो मैंने उससे कहा भाई ये क्या है? कि हमने तो सारी रिकॉर्डिंग वीडियो रिकॉर्डिंग कर दी। तो मैंने कहा नहीं मेरी बात कराओ उमेश से। फिर मैंने उमेश से बात करी, मैंने कहा चिप ये मैंने कहा मुझको दे दो। फिर वो चिप मेरे पास थी। अब मैं आज आगे का खुलासा नहीं करूंगा कि वो चिप कैसे कहाँ कैसे पहुंची वो, क्योंकि सारा एपिसोड आज ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी धीरे धीरे बहुत सारी चीजें खुलेंगी, पढ़ खुलेंगी।